नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब नदियों के जल स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया और लोगों से अपील की गई है कि वे नदी किनारे जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। वहीं अगली खबर, हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी बहने लगा। वहीं नदियां बंद होने से जलभराव की स्थिति बन गई। घने कोहरे के कारण दृश्यता भी कम हो गई। बारिश के चलते पर्यटक होटलों और दुकानों में रुकने को मजबूर हैं, जबकि नाव चालक, घोड़ा चालक और टैक्सी संचालक काम प्रभावित होने से परेशान। अगली खबर, सरोवर नगरी नैनीताल में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव से परेशानी हो रही। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई। बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पर्यटक होटलों और दुकानों में रुकने को मजबूर हैं, जबकि स्थानीय व्यापारी भी मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं के बीच विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। पार्टी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि करीब 17 से 18 महत्वपूर्ण सीटों और पहली हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कलियर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना, चुनावी तैयारियों को धार देना है। कोर कमेटी की बैठक में जो बात आप करें, बिल्कुल सही बात है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगभग 17-18 सीटों में विशेषकर जिम्मेदारी दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी को कलियर और माननीय मुख्यमंत्री जी को खटीमा, और इसी तरीके से बद्रीनाथ की विधानसभा है या हमारी जो हारी हुई विधानसभाएं 23 विधानसभाएं, उन सब में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और वहाँ पर सारे वरिष्ठ नेता बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और वहाँ के लिए अलग से रणनीति भी बनाई जाएगी और ये प्रयास किया जाएगा कि आने वाले 2027 में पार्टी वहाँ पर जीत का परचम लहराएगी। अगली खबर, उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता तेज कर दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के अनुसार खड़गे हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद पार्टी नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। 8 तारीख को माननीय हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन के दौरे पर कुमाऊं आ रहे हैं। 8 तारीख को वो एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और तदुपरांत उस रैली के बाद शाम को वो विभिन्न नेतागणों से बातचीत करेंगे। अगले दिन भी उनकी बैठकों का दौर है और 9 तारीख को दोपहर बाद यहाँ से विदा होंगे दिल्ली के लिए। तो कुछ सोशल मीडिया पर आपके चेहरे से एक अगली खबर, उत्तराखंड में रेंटल बाइक और स्कूटर संचालकों की मनमानी पर परिवहन निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून और मसूरी में नियमों के उल्लंघन, अवैध पार्किंग और बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालन पर विभाग ने चालान और सीज की कार्रवाई की है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने साफ कहा है कि व्यावसायिक वाहनों के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करीब 75 वाहनों को चिन्हित कर उनके लाइसेंस निलंबन की संस्तुति भेजी गई है। विभाग का कहना है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
हमारी टीम्स ने भी जब हम रूट चेकिंग पे रहते हैं, एनफोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं, तो ये देखा भी है और कई शिकायतें भी इस आशय की हमें कार्यालय में प्राप्त हो रही थी कि जो रेंट बाइक के लाइसेंस धारक हैं उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुखता ये था कि जो पार्किंग की डेजिग्नेटेड जगह है जहां उन्हें गाड़ी को खड़ा करना चाहिए वहां पे ना करके रोड के किनारे पे खड़े कर देना, नो पार्किंग जोन में खड़े कर देना, जिससे कि जो ट्रैफिक है वो बाधित होता है। और विशेषकर ये टूरिस्ट प्लेस जहां पर कि पार्किंग स्पेस कम है मसूरी में, ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी। इसके साथ ही जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिनके परमिट हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को भी पूरा कंप्लीट ना रखना, टैक्स समय से जमा नहीं कराना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना लेना, ये एक दूसरा कारण है। और साथ ही कॉमर्शियल बाइक के साथ साथ, स्कूटी के साथ साथ प्राइवेट को भी उसके साथ चला देना, उसको भी रेंट पर दे देना। तो इन 3 बिंदुओं को लेकर हमारी टीम कार्रवाई कर रही थी और पहले कुछ जगहों पर ये अभियान जो है वो देहरादून में। अगली खबर, देहरादून में आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में होने वाली इस लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से मामलों का त्वरित निस्तारण करना है। सचिव सीमा डुंगराकुटी ने बताया कि इस दौरान कंपाउंडेबल यातायात चालानों के साथ चेक बाउंस, सिविल विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम, श्रम, बिजली, पानी और पारिवारिक मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। हालांकि ड्रिंक एंड ड्राइव और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने से जुड़े चालान इससे शामिल नहीं होंगे। पक्षकारों से समय रहते आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के दिशा निर्देशन पर आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ये साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। लोक अदालत में उन सभी वादों का निस्तारण किया जाता है जो कि आपस में समझौता करके, जो शमनी प्रकृति के होते हैं और जो आपस में समझौता करके पक्षकार अपनी शर्तों पर जिन्हें डिसाइड करवा सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, सिविल के मामले हैं, चेक बाउंस के मामले हैं, पारिवारिक कोई विवाद हैं, वैवाहिक विवाद हैं और मोटर दुर्घटना के वाद हैं, राजस्व के वाद हैं, बिजली और पानी के से संबंधित जो भी विवाद हैं, इस तरह के बहुत सारे मामले जो है वो राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराए जा सकते हैं। अगली खबर है, उधम सिंह नगर में अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। बाजपुर के बरहनी क्षेत्र में पुलिस ने नदी किनारे जंगल की झाड़ियों में संचालित अवैध शराब की भट्टी पर बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम का फायदा उठाकर तस्कर जंगल में कच्ची शराब और लहन छिपाकर अवैध कारोबार चला रहे थे। अभियान के तहत बरहनी चौकी पुलिस ने ग्राम रमपुरा के पास छापेमारी कर शराब बनाने के उपकरण और मौके पर ही नष्ट कर दिए और करीब 4000 लीटर लहन भी नष्ट किया गया। पुलिस का कहना है कि जनपद में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह लगातार जारी रहेगा। अगली खबर, उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत नामों में गड़बड़ियों को लेकर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। नैनीताल के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विवेक राय ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम में किसी भी प्रकार की विसंगति पाई गई है उन्हें नियमानुसार नोटिस भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। विपक्ष के नेता नैनीताल विधायक और हल्द्वानी के ईआरओ तक को नोटिस जारी किए गए। एडीएम के अनुसार सॉफ्टवेयर की मदद से गड़बड़ियों की पहचान की गई और सभी संबंधित लोगों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। यदि कोई पहली सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे दूसरा मौका भी मिलेगा। कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके नाम में विसंगति है तो नोटिस गई है। आपके पेपर्स के माध्यम से, हमारे ईआरओ के माध्यम से हमें पता चला है कि हमारी माननीय विधायक नैनीताल को भी नोटिस गई है, हमारे विपक्ष के नेता जो हैं उनको भी नोटिस गई है, हमारे जो ईआरओ हैं हल्द्वानी के नगर मजिस्ट्रेट उनको भी नोटिस गई है। बहुत सारे लोगों को नोटिस गई है। नोटिस जो है ये विभेद करके नहीं गई है कि ये बड़े पद पे बैठे हैं तो इनको नहीं जाएगी और ये जो है सामान्य नागरिक है तो इनको जाएंगी।
में जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच अब मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने का दौर तेज हो गया। प्रदेश भर की विधानसभा क्षेत्रों में लगातार आपत्तियां सामने आ रही। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पहले ही दिन 1271 ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज होने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर वोटरों को भ्रमित करने और एक विशेष समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले को उठाया। वहीं उप जिला अधिकारी राहुल शाह ने स्पष्ट किया कि सभी आपत्तियों की नियमानुसार जांच होगी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपत्ति लगाने का पहला दिन था तो जसपुर में 1271 व्यक्तियों पर ऑनलाइन आपत्ति लगा दी और आपत्ति लगाने वालों का केवल नाम है, ना उनका एड्रेस है, ना उनका वोटर नंबर है, ना कुछ है। और जिन पर आपत्ति लगाई जा रही है वो ज़्यादातर 99% मुस्लिम वोटरों पर है और आपत्ति लगाने वाले ज़्यादातर हिंदू वोटर। मेरा कहना है कि एक ये भाग संख्या 38 546 उसका वोटर नंबर है, रेशमा उनका नाम है और वो यहाँ पे जसपुर में बीएलए है, उनके नाम पे भी आपत्ति लगा दी। जो खुद बीएलए है उसके नाम पे भी आपत्ति है। कार्रवाई संपादित की जा रही है। एसआईआर की कार्रवाई के साथ साथ 10 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में दावे आपत्ति लेने का एक निर्धारित अवधि है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अपने दावे आपत्तियां दी जा रही हैं। इसमें यह अवगत कराना होगा जितने भी दावे आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं सभी की विधिवत स्क्रूटनी की जा रही है। यदि कोई बल्क में दे रहा है तो उसकी भी स्क्रूटनी की जा रही है और इसके साथ साथ हर दावे आपत्ति में विधिवत जाँच कराई जाएगी। अगली खबर, उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग के एसआईआर अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को सक्रिय कर दिया। मतदाताओं को आ रही समस्याओं और दस्तावेजों की जरूरत को देखते हुए पार्टी ने सभी जिलों और महानगरों में 10 सदस्यीय निगरानी समितियां गठित करने के निर्देश दिए। ये समितियां कंट्रोल रूम की तरह काम करेंगी और मतदाताओं की मदद करेंगी। कांग्रेस ने अभियान की निगरानी के लिए वॉर रूम मॉडल अपनाने का फैसला किया है। कंट्रोल रूम की कल हमने घोषणा कर दी है और कंट्रोल रूम ने विधिवत कार्य भी शुरू कर दिया है। कंट्रोल रूम के जो सदस्य हैं सभी को हमने जो है पूरी जानकारी मुहैया करा दी है और सभी लोग को जिले तय कर दिए गए हैं। अलग अलग जिलों से जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कुछ सूचनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो भी सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारा टिपिकल मामला ये बन गया है एसआईआर का जो द्वितीय चरण का कार्यक्रम है और लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में जो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए लोग तहसीलों के और राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अगली खबर है, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद पप्पू यादव को लेकर बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पप्पू यादव और उनके समर्थक सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं और संतों का अपमान करते हैं। सीएम धामी ने कहा कि ऐसी मानसिकता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने भगवान शिव से सभी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। चूंकि पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों ही हमेशा ये सनातन का माहौल उड़ाने वाले, सनातन को बदनाम करने वाले और हमारे पूज्य संत गणों को, साधुओं को जो धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाते हैं, सनातन के वाहक हैं, उन सबको बदनाम करना ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सनातन के प्रति इनका क्या भाव है और ये इससे ज्यादा निकृष्टता कोई नहीं हो सकती है। मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पप्पू गैंग को भी और पप्पू यादव को भी भगवान जो है सद्बुद्धि दे, उनकी बुद्धि ठीक हो, जिससे कि इस प्रकार से हमारे जो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको ये जीवन दिया है उनको इस प्रकार से जो है उनका कहीं न कहीं उनको एक तरह से बदनाम करने का काम या उनके ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। खबर, हरिद्वार में सावन कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवित्र कांवड़ लेकर पहुंचे शिव भक्तों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ यात्रियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। सावन महीने में देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं।
अगली खबर है देहरादून में सांसद पप्पू यादव के संसद परिसर के बाहर किए गए प्रदर्शन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। नारायणी सेना संगठन उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर उनका पुतला फूंककर नाराजगी जताई। संगठन ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान की गई प्रस्तुति से सनातन धर्म की भावनाएं आहत हुई। कार्यकर्ताओं ने माफी की मांग करते हुए आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखने की चेतावनी भी दी। विषय अलग है। जब साधु महात्माओं के वस्त्र पहन के आप एक बार बताइए, बद्रीनाथ हो या राम मंदिर हो, क्या आप जानते हैं कि किसी भी साधु संत का नाम आया चोरी चंदा चोरी में? किसी के भी साधु संत का नाम नहीं आया। ये लोग सिर्फ सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पप्पू यादव को कह देना चाहता हूं कि बेटा, अगर तू बिहार में रहता है ना, उत्तराखंड आके दिखाओ, तेरी शकल बदलने का काम ये नारायणी सेना करेगी। और ना करा तो हम भी अपने बाप से पैदा नहीं है। पप्पू यादव को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि उत्तराखंड आए, अन्यथा सांसद भवन में आके माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, और कहे कि साधु संतों का अपमान जो मैंने किया है वो सोची समझी साजिश थी और मैं क्षमा चाहता हूं। अगर वो नहीं करते तो उत्तराखंड में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश मैं आग्रह करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि पप्पू यादव को देवभूमि उत्तराखंड में ना आने दिया जाए, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है और ये महात्माओं की भूमि है। यहाँ पर ऐसे गलत कार्य करने वाले लोग, ये चादर पहन के सफेद मुसलमानी वो पहनकर ये वहाँ पर जाता है, क्या बोलते हैं, मस्जिदों में जाता है। इसका पहले से ऐसे काम है। ये पप्पू यादव, नाम पप्पू यादव है लेकिन काम ये मुसलमानों के। हमारा कहने का एक ही है, जो इसमें कार्रवाई चल रही है, जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा होगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पर लेकिन अगर आप हमारे सनातन धर्म को प्रदर्शनी करेंगे, इस तरीके की संसद में आप इस तरीके की बात करेंगे, उनसे हमारी हिंदू समाज की हमारी आस्था जुड़ी है। हमारे ये एक हिंदू विश्व है, हिंदू भारत देश है, इसमें आप हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे, ये हम नहीं सहेंगे। क्यों इन्होंने चंद वोटों के लिए इतना बिकाऊ राजनीतिक हो गई है कि अपने कुल देवी देवताओं के, अपने देवताओं का अपमान करेंगे। इस तरीके का अपमान हम नहीं सहेंगे। भारत देश सनातन धर्म का देश है, हम इस तरीके के अपमान नहीं सहेंगे। सड़कों पे चाहे कहीं भी होगा हम आंदोलन करेंगे, ऐसे ही पुतले दहन करते रहेंगे। अगली खबर है टिहरी गढ़वाल में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 80 शिकायतें और मांग पत्र प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश का मौके पर समाधान किया गया। आयुक्त ने 36 दिनों से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनको एक एक करके और उनको सुना गया है। बहुत सी शिकायतें रिपीट हुई हैं। लोग या तो पिछले निस्तारण से संतुष्ट नहीं हुए, या फिर जो उनके शिकायतों पर अभी कोई उनको लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो लोग भी रिपीट भी आए। जो मुख्य रूप से शिकायतें मुझे प्राप्त हुई हैं यहाँ पे, तो PWD के प्रतिकर भुगतान को लेकर, TSD के संबंध में और BRO के संबंध में प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने प्रतिकर भुगतान नहीं मिला या निर्माण हुआ तो उसमें दिक्कत आई है। और बाकी छोटी मोटी और अन्य विभागों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो पीछे पड़ रहा था। अभी एक चोरी की घटना से संबंधित, सोने की दुकान में चोरी के संबंधित भी प्राप्त हुई है, उसमें पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। अगली खबर हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान SDRF की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। कांगड़ा घाट पर गंगा के तेज बहाव में फंसे 3 कांवड़ यात्रियों को SDRF की टीम ने अलग अलग घटनाओं में सुरक्षित रेस्क्यू किया। जवानों ने तत्काल नदी में उतरकर तीनों श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। प्राथमिक जांच में सभी की हालत सामान्य पाई गई। SDRF ने यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। अगली खबर, स्कॉटलैंड में आयोजित ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली देहरादून की उन्नति शर्मा घर लौटी। डिफेंस कॉलोनी निवासी उन्नति के स्वागत के लिए परिवार और दोस्तों ने गर्मजोशी दिखाई। महिलाओं के 63 किलोग्राम जूडो वर्ग में पदक जीतकर उन्नति ने उत्तराखंड और देश का नाम रोशन किया। मेरा नाम उन्नति शर्मा है और मैंने अभी हाल ही में
भारत के लिए -63 kg वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कैसा आप फील कर रही हैं, क्योंकि देश के लिए आपने इतना बड़ा मेडल जीता है और सबसे बड़ी बात है पूरे देश के लिए जीता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपने देश के लिए और अपने स्टेट उत्तराखंड के लिए मेडल लेके आई हूँ। इसका श्रेय किसको देती है आप? मैं इस मेडल का श्रेय अपने माता पिता और अपने पूरे परिवार को देना चाहूंगी। किस तरह से आपने इसके लिए मेहनत करी है और कितना आपका जीवन का इतिहास रहा इस मामले में? मैं पिछले 10-12 साल से जूडो कर रही हूँ, जब से मैं छोटी थी, तो संघर्ष तो छोटे से ही रहा है और हर किसी एथलीट का सपना होता है कि वो भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आए, तो और मैं अपना सपना पूरा कर पाई हूँ, तो मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व है। युवाओं को क्या संदेश? अगली खबर उधम सिंह नगर के गदरपुर में सरदार नगर अंडरपास के पास हुई फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है और अन्य 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों के पास से पिस्टल, अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 कारें बरामद की गई हैं। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। इसी क्रम में हम लोग जो फायरिंग की घटनाएं हो रही है उसको लेकर जनपद भर में लगातार हमारे द्वारा जो अपराधी है उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। जो तमंचे मतलब बेचने का धंधा करते हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूर्व में भी हमारे द्वारा एक अभियान चलाया गया था। जो गदरपुर की घटना हुई है वो दिनांक 26 जुलाई को शाम के वक्त लगभग 5:45 के वक्त सरदार नगर अंडरपास के पास में एक फायरिंग की घटना हमें होने की सूचना प्राप्त हुई। उस आधार पर पुलिस ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड करते हुए मौके के लिए फोर्स रवाना कर दिया था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।